हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज आप आज के वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की। ठीक है, एनसीईआरटी बुक्स की हिस्ट्री आप पढ़ेंगे। और आज का जो अध्याय का नाम है वो है गांव, शहर और व्यापार। ठीक है, इसे आप आज के वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके पहले मैंने 1 से लेकर के 7 तक का अध्याय पूरा अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो देखिए, हर बार की तरह कहानी से स्टार्ट होती है। देखिए, लोहार की दुकान पर प्रभाकर। ठीक है, इनको देखिए। प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। औजार बनाने के लिए 2 लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर पीट रहे थे। प्रभाकर को यह सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। दोस्तों, हम लोग भी जब छोटे थे ना, तो गांव में ही जैसे लगभग हर गांव में एक लोहार और एक कुम्हार ऐसे रहते हैं ना। आपके भी गांव में हैं? अगर हैं तो बताइएगा कि अभी समय काम हो रहा है, वो करते हैं कि पेशा उन्होंने बदल दिया है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, अब तो वो पेशा अपना बदल दिए। नहीं, पहले हम लोग छोटे थे तो जाते थे, तो वहाँ पे ऐसे ही, जैसे ये देखिए, ये है ना, प्रभाकर देख रहा है। तो ऐसे हम लोग जो एक बार गए थे तो देखे थे कि उनकी जो मड़ई बनी हुई थी, और वहाँ पे लोहे गरम करके इसी तरह वो जो कुदाल होता है ना, एक फरसा होता है, चौड़ा सा होता है इस तरह, और एक कुदाल टाइप का होता है ना। तो कुदाल खुरपी होती है, तो जो घास छीलने वाली होती है, तो वो पीट करके बना रहे थे, है ना। तो हम लोगों को भी ऐसे ही प्रभाकर की तरह देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था। तो ये है प्रभाकर की कहानी, और मैंने अपनी भी बता दी आपको। तो आइए, अब पॉइंट शुरू होता है लोहे के औजार और खेती। तो पहले पॉइंट ये है लोहे के औजार और खेती। आइए इसे समझिए। देखिए, लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। ठीक है, अब देखिए, लोहे अब 3000 साल पहले शुरू हुआ। उसके पहले क्या था? लोहा था ही नहीं। अब सोचिए, कल्पना करिए, बिना लोहे के कैसे काम करते होंगे लोग, है ना। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। ठीक है, मैंने आपको बता भी दिया है और वीडियो भी अपलोड कर दिया है। ठीक है, नहीं आपने देखा है तो देख लीजिए। और 1 से स्टार्ट करिए भाई, 1 से स्टार्ट करिए और पूरा अब तक के वीडियो देखिए। शुरू से आप देखेंगे तभी इतिहास आपको बढ़िया से समझ में आएगा, है ना। और देखिए, करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग के प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए फलों के फाल शामिल हैं। ठीक है, अध्याय 5 में तुमने पढ़ा। ठीक है, वीडियो आपने देखा है, तो आप जानते ही हैं कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। ठीक है, जैसे आपने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता में लोहे के प्रमाण नहीं मिले हैं, है ना। जो खुदाई में हमें प्राप्त हुए हैं उसमें कोई लोहे का, जैसे अभी अब तो ट्रैक्टर से जुताई हो रही है, आप लोग देखते हैं। लेकिन कुछ अभी कुछ जगहों पे हम देखते हैं कि बैल द्वारा जुताई होती है। ठीक है, तो लोहे का फाल लकड़ी में लगा करके लोहे की फाल लगी रहती है, जिससे कि जुताई होती है। ठीक है, तो ये हड़प्पा सभ्यता में हमें नहीं मिला था। हाँ, खिलौने, जो बच्चे का खिलौना एक मिला है, लकड़ी का हल बना हुआ है ना। तो उससे हमें पता लगता है कि भाई हल
होते थे और जुताई भी होती थी, लेकिन लकड़ी का होता था। और आगे चल के जैसा कि आपने देखा कि लोहे के फाल, जो लोहे का जो है फाल लगा दिया गया हल में। अब जो है बढ़िया जो है जुताई होने लगी, गहराई तक जुताई होने लगी। ठीक है। और कई जो है जो बंजर टाइप की ज़मीन थी या कड़ी ज़मीन थी वो भी बड़ी आसानी से जोते जाने लगी, जिससे कि जो है फसल का उत्पादन बढ़ गया। ठीक है। आगे देखिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम, सिंचाई। ठीक है। अगला पॉइंट ये है, इसे आप देखिए। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। ठीक है। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। भाई समृद्ध गांव रहेगा, पैसे रहेंगे तभी तो राजा को कर देंगे, और जब गरीब रहेंगे, भिखारी रहेंगे, तो कहाँ से उनको राजा को कर मिलेगा, है ना। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे देखिए आप कुछ पॉइंट बने हैं। औजारों की सूची में इन चित्रों का नाम चुनो। हंसिया, कुल्हाड़ी और सणसी। देखिए ये हंसिया है ना, ये हंसिया है, ये कुल्हाड़ी और ये सणसी। ठीक है। तो अब एक चीज़ आप लोग ये बताओ, कमेंट करिए कि आपके घर में क्या उपयोग होता है। ये सणसी उपयोग होती है कि कुल्हाड़ी आप लोग उपयोग करते हैं कि हंसिया, जो खेत की कटाई होती है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है। और देखिए, लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग तुम रोज करते हो। भाई ये आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है। अब आ जाइए अगले पॉइंट पे। गांव में कौन रहते थे। भाई इसे आप पढ़िए, समझिए। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये एनसीईआरटी का उद्देश्य क्या है कि चीज़ों को समझिए आप। अभी आप नोट्स के चक्कर में मत दौड़िए। पहला जो दौर ये है, पहले आप इसको, जैसे आप पूछ रहे थे ना कि नोट्स कब बनाना है, तो देखिए आप जो है पहले, मैं बता रहा हूँ, पहले गंभीरतापूर्वक चीज़ों को समझिए। पहले आप समझिए, 1-2 बार वीडियो देखिए, किताबें पढ़िए। ठीक है। 2 बार, 3 बार, 4 बार, और उसके बाद तब आप नोट्स बनाइएगा। ठीक है। पहले समझिए, फिर उसको पढ़िए, 1-2 बार और पढ़िए, फिर आप अपने नोट्स बनाइएगा। ठीक है। तब मज़ा आएगा आपको नोट्स बनाने में। चलिए आइए, इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। ठीक है। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को बेलल्ला, वेलल्ला है ना, और साधारण हलवाहों को ऊड़वार। दक्षिण भारत की जो इनकी भाषा भी थोड़ा सा बजाने वाला होता है ना, तो उड़वार। और भूमिहीन मजदूर जो है दास, कड़ैसियार और अदिमई कहलाते थे। ठीक है। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। जैसे आप अपने गांव में देखिए कि प्रधान पहले क्या, अभी कुछ ही ज़्यादा नहीं, अगर 30 साल पहले की आप इतिहास उठा लीजिए तो आप देखिए कि पहले जो है प्रधान को चुनाव में ऐसे ही गांव वाले कह देते थे कि भाई ये प्रधान होंगे, है ना। कोई वोटिंग नहीं पड़ती थी, लोग अपना गांव वाले ही चुन लेते थे, भाई अपने बैठ के भाई ये प्रधान रहेंगे। और कई घर पे तो पुश्तैनी चली आ रही थी, है ना। अगर 30-40 आप अपने पूछेंगे, अपने जो पूर्वज हैं, तो वो बता देंगे कि भाई कैसे जो है
चला रहा है सिस्टम। यानी कि यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें सौंप देते थे, है ना। तो जैसे आप गांव भी पहले अगर चुना जो वोटिंग प्रक्रिया नहीं थी, जब गांव वाले भी मान लेते थे भाई ये प्रधान थे, तो कोई भी आता था, कोई भी बारी, तो भाई इनका एक रुतबा होता था, एक नाम होता था, है ना। और देखिए ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे। दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। ठीक है। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। ठीक है। मैंने अभी चर्चा करी ना आपसे। अब आप गांव में बताइए कि आपके गांव में अब क्या लोहार हैं जो लोहा वहा इत्यादि बनाते हैं, कुम्हार हैं जो आप देखिए कुल्हड़ इत्यादि बनाते हैं, है ना, बढ़ई हैं। ये सब जो है देखिए पहले गांव में रहा करते थे। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई जो लकड़ी का काम करते हैं, बुनकर, ठीक है, जो बुनाई करते हैं, जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। ठीक है। तो अब आपके गांव में ये हैं, अगर हैं तो बताइएगा, है ना। और देखिए अब आ जाइए प्राचीनतम तमिल रचनाएं को आप देखिए तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई, यानी ईसा मसीह के जन्म के 300 वर्ष पहले जो है इनकी रचना की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। ठीक है। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। ठीक है। अब आ जाइए एक जो है आहत सिक्कों को आप समझिए, है ना। पहले यहाँ सिक्के देखिए, फिर आप आहत सिक्के देखिए। देखिए सिक्के पॉइंट क्या है, आप देखिए इसको। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। ठीक है। आहत सिक्का क्या है अभी मैं बता रहा हूं आपको। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। ठीक है। आहत यानी जैसे पीट कर। ठीक है। अब जैसे देखिए कोई जो है ठप्पा है और ये देखिए उस ठप्पे से जो है इस धातु पर पीटा गया। ठीक है। जो है जोर से उस पर मारा गया, तो इस तरह का देखिए आप जो है निशान उभर कर दिख रहा है ना। तो ये क्या है, मुहर टाइप का था, ठप्पा टाइप का था, जो कि आहत कर की मतलब पीट कर जो है पीट दिए और आकृति बन गई, है ना। तो इस तरह की आकृति बन जाती थी। ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है आहत के सिक्के के बारे में, आप पढ़िए और अच्छे से आपका तैयार हो। देखिए आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होती थी। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। ठीक है। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे। मैंने बताया भी आपको, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा के आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। ठीक है।
अब आइए अगले पॉइंट, विनिमय के अन्य साधन। ठीक, अब भाई इसे आप देखिए, विनिमय के अन्य साधन। संगम साहित्य की एक छोटी सी कविता पढ़ो। हाँ भाई, तो आइए पढ़ें। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाए, शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। ठीक है, अब आइए अगले पॉइंट को देखिए। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। इसे देखिए भाई, अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा को देखो। ठीक है, यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। यानी ईसा मसीह के जन्म के 500 साल पहले से ही ये जो मथुरा नगर है वो महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, उनके पहले से ही ये महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, इनमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। ठीक है, और मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। अच्छा, मथुरा आप लोग गए हैं कि नहीं? अगर गए हैं तो आपका क्या अनुभव था, ये ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा। मथुरा मैं भी गया हूँ और बड़ा मज़ा आया था। ख़ास तौर से वहाँ पे जो मथुरा के आपकी जो मंदिर हैं, ढेर सारे मंदिर हैं, और वहाँ पे भगवान कृष्ण का ऐसा लोग कहना था कि वहाँ पे जन्म भी हुआ है, जन्म स्थान भी है ना। तो और वहाँ पे दूध की चीज़ें देखा मैंने, काफ़ी मिल रहे थे। और आइए आगे अब देखिए जो है, नहीं तो वीडियो बड़ा होगा। देखिए, लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम आगे पढ़ोगी। ठीक है, मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। ठीक है, यह कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, आइए, मथुरा प्रस्तर खंडों मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं। स्त्रियों पुरुषों द्वारा मठों मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस प्रकार दान करते थे कि उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों, इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, और आ जाइए आगे, शिल्पकार तथा शिल्पकार, ये अगला पॉइंट। इसे आप देखिए, पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे, अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। आज भी देखिए, वाराणसी बनारस में जो है, बनारस में बनारसी साड़ी बड़ा प्रसिद्ध है ना। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे। ठीक है, जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन,
करती थी श्रेणियाँ बैंकों के रूप में काम करती थी, जहाँ लोग पैसा जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। ठीक है, अब आइए एक देखिए शब्द आप लोग पढ़ते हैं कई बार, उत्तरी काले चमके पात्र। ठीक है, ये देखिए इंग्लिश में ऐसे लिखा रहता है NBPW। ठीक है, अब आइए इसे आप समझिए, है ना। अब देखिए छोटी छोटी चीज़ें आप जो है पूरा आप अच्छे से समझ ले रहे हैं कि भाई ये क्या है ना। ये सब चीज़ें आपको NBPW देखिए कई किताबों में आप जब पढ़ते हैं तो लिखा रहता है, लेकिन अब आप कंफ्यूज हैं इसका क्या सही में क्या मतलब है। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, आप लोगों को कमेंट भी पूछते हैं। तो इसीलिए मैंने NCERT का स्टार्ट किया है कि अब छोटी छोटी पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि अब जो है मैं लेक्चर आगे आपको बताऊं और जब क्लासेस में तो आपको ये सब समझ में आता रहे, भाई अच्छा ये इसका मतलब ये है ना। तो बहुत ध्यान से देखिएगा और स्किप मत करिएगा भाई। चलिए, ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाला तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर उच्च तापमान पर रखते थे। भट्ठों मतलब समझ रहे हो ना, आग जो है, आग की भट्टी होती है ना, उस पर जो है उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। अब भाई आग से वो जो है काली हो जाती थी, आग से जो है आग लगाते थे ना, उसमें भट्टी है उसमें लकड़ी लगा दी है जिससे भी वो आग से पूरा बर्तन काली हो जाती थी। ठीक है, इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। ठीक है, अब ये आप समझ गए होंगे NBPW, उत्तरी काले जो है चमके पात्र। ठीक, चमकते पात्र, जो पात्र यानी बर्तन है ना, पात्र यानी बर्तन। आइए आगे देखिए, सूत कातने और बुनने के नियम। अब इसे आप देखिए, ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ठीक है, देखिए ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ, सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धावेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं, अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। इन्हें इनके काम और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपने दासियों को भेजकर कच्चे माल मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। भाई ये देखिए कितना खतरनाक जो है, अंगूठा ही काटा जा सकता है ना। तो बड़ी कड़ी सजा थी। और देखिए सूक्ष्म निरीक्षण, अरिका मेडू है ना। अब आइए इसे देखिए, अरिका मेडू जो है कहाँ है, पुदुचेरी में है। लगभग 2200
से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था, है ना, पत्तन बंदरगाह था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। ईंटों से बना एक ढांचा मिला जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले। इनमें शराब, तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही जहां एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इन्हें मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। ठीक है। अभिलेखित मिट्टी के बर्तन। कई बर्तन पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है। आइए, कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। रोमन लैंप, शीशे के बर्तन, रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे, अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। अब आइए अगला पॉइंट पढ़ने को देखिए। अब आप पढ़ेंगे इसे। एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण। बेरी गाजा, भरूच का यूनानी नाम है बेरी गाजा की कहानी। ठीक है। आइए इसे पढ़िए। देखिए, बेरी गाजा की सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। राजा द्वारा नियुक्त कुशल अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरी गाजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। ठीक है। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। ठीक है। अब आ जाइए, अगला पढ़िए। व्यापार और व्यापारी। इसे आप देखिए। तुमने उत्तरी काले पालिश वाले बर्तन के बारे में पढ़ा। ठीक है। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से कटोरियाँ, थालियाँ, इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर बर्तन कैसे पहुँचा होंगे। ठीक है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर से काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। आइए अगला पढ़िए। व्यापार से जुड़ी एक कविता। इसे आप देखिए। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पत्तन यानी बंदरगाह पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। ठीक है। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिणी सागर के
मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। देख रहे हैं ना, तो कहाँ कहाँ से क्या क्या सामान आ रहा था, पूरा रिकॉर्ड आपको देखने को मिल रहा है। देख रहे हैं ना, अब आपको पता लग जाएगा इसी कविता से कि कहाँ से क्या सामान अपने यहाँ आयात होता था, कहाँ निर्यात होता था। देख रहे हैं ना, पूरा रिकॉर्ड मिल रहा है। घोड़े आ रहे हैं, काली मिर्च की गठरियाँ गाड़ियों पर हैं, हिमालय से मिले रत्न और सोना आ रहा है। देख रहे हैं ना, दक्षिणी सागर से मोती, पूर्वी सागर से मूंगे, है ना, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार से बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती जो है आयात हुए हैं। ठीक है, तो कितना अच्छा स्रोत और सोर्स है जो हमें ये सोर्स है जिससे कि हमें ये चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, हमें जानकारी मिल रहा है। आगे देखिए, व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। ठीक है, अब देखिए अगला, समुद्र तटों से लगे राज्य। इसे देखिए आप, इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार, नदियाँ, मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है, एक तमिल शब्द जिसका अर्थ तीन मुखिया है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया। ये है चोल, चेर, पांड्य। ठीक है, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। ठीक है, इनका भी मैंने चोल, चेर, पांड्य का वीडियो बनाया है। ठीक है, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आएगा या कुछ कोई और टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हैं तो आप ढेर सारे कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, इन तीनों मुखियाओं के अपने अपने दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना कि ये जो तीनों थे, चोल, चेर, पांड्य, एक तो इनकी सत्ता जो है क्या थी, जमीन में थी। ठीक है, और एक जो है तट के पास था, जहाँ से जो माल उल सप्लाई आना जाना है ना, तो इनके पास दो तट प्राप्त थे, यानी सत्ता के दो केंद्र इनके पास थे। ठीक है, इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तनपुहार या कावेरी जो है पट्टिनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। ठीक है, आगे देखिए, ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे, आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं, जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ, सुंदर कपड़े दिया करते थे। ठीक है, इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान दिए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। ठीक है, दक्षिणापथ, अब देखिए ये पॉइंट देखिए, है ना। अब दक्षिणापथ आप पढ़ते थे, अब ये देखिए इसका अर्थ क्या है। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। ठीक है, क्लियर। पूरे इसीलिए मैं कहता हूं कि एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए, बहुत बढ़िया से पढ़िए, एकदम एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएं।
पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। अब आ जाइए, अगला पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, रेशम मार्ग और कुषाण। देखिए, कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। ठीक है, रेशम मार्ग भी बड़ा प्रसिद्ध है। तो क्या है, कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों ने से उन्हें कर, शुल्क, तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। कहाँ पे था? मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर, मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर भी यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। ठीक है, तो भाई ये लगभग कंप्लीट हो गया है ये अध्याय। ठीक है, और यहाँ पे ये महत्वपूर्ण तिथियाँ इसे आप देख लीजिए, ये ज़रूरी होता है, इसको आप देखे रहेंगे तो कालक्रम आपके दिमाग में बैठा रहेगा। तो देखिए, उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत कब हुई? करीब 3000 साल पहले, यानी ईसा मसीह के जन्म से 1000 साल पहले जो है स्टार्ट हो गया था उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग। ठीक है, लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी नगर आहत सिक्के करीब कब है? 2500 साल पहले। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत कब हुई है? 3000 साल पहले, 2300 साल पहले, है ना। अरिकामेडू का पतनम जो है कब है? करीब 2200 तथा 1900 साल पहले। ठीक है, रेशम बनाने की कला की खोज लगभग 7000 साल पहले। ठीक है, चोल, चेर, पांड्य ये कब थे? लगभग 2300 साल पहले। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग ये कब है? ये 2000 साल पहले। ठीक है, कुषाण शासक कनिष्क लगभग 1900 साल पहले। फाशियन का भारत आगमन लगभग 1600 वर्ष पहले। स्वयं तसांग की भारत यात्रा, अपार की शिव स्तुति की रचना लगभग 1400 साल पहले। ठीक, तो भाई ये जो है आपका अध्याय कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज आपने पढ़ा कक्षा 6 एनसीईआरटी की बुक इतिहास की, जिसमें आपने अध्याय 8 को पढ़ा। ठीक है, इसमें टॉपिक था गांव, शहर और व्यापार। ठीक है, तो आशा है दोस्तों आपको अच्छे से ये जो है अध्याय तैयार हुआ होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, और भाई यहाँ तक आपने देखा है तो पक्का अच्छा लगा है। अपना लाइक करके भूलिएगा नहीं, लाइक करके जाइए और दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए आप लोग। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।